हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। आज हमारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू को आगे रेगुलर एंड कंटिन्यू रखते हुए मैं आज आपके लिए न्यूक्लियर यानी फिजिक्स यानी दोस्तों हमारा नाभिकीय भौतिकी है उसका पार्ट नंबर 3 लेकर के आ गया हूं। इसके पहले वाले जो पार्ट 2 है उसके अंदर मैंने इसके पहले वाले 40 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं और आज हमारा है इसका पार्ट नंबर 3। इसके अंदर करेंगे अपन 41 से लेकर के 61 के क्वेश्चन तक है। तो शुरुआत करते हैं इस पार्ट की और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है। दोस्तों न्यूक्लियर फिजिक्स का तो आपका 41वां क्वेश्चन वो आपके सामने है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपको पूछा गया है कि भारत में पहले नाभिकीय रिएक्टर का नाम क्या है। एंड दोस्तों हमारा भारत में क्या है कि पहला जो नाभिकीय रिएक्टर है नाभिकीय भट्टी है वो 1956 में स्थापित की गई थी भाभा के द्वारा। तो दोस्तों आपको बताना उसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। एंड दोस्तों 1956 में भारत के अंदर जो पहली नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना की गई थी उसका नाम है अप्सरा। दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, इसको रट लेना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत की जो पहली नाभिकीय रिएक्टर का क्या नाम है, अप्सरा। और इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 42वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न है परंतु रासायनिक गुण समान है कहलाते हैं। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि आपके पास कोई दो इस प्रकार के नाभिक हैं, उनके दोस्तों जो परमाणु क्रमांक है यानी भिन्न भिन्न है, इसका A1 है, इसका A2 है, लेकिन दोस्तों इनके रासायनिक गुण समान है। तो आपको बताना है कि इसको अपन क्या कहेंगे। दोस्तों याद रखना जो रासायनिक गुण समान होते हैं वो हमेशा परमाणु क्रमांक यानी जेड पर निर्भर करते हैं। यदि इनके रासायनिक गुण समान है तो इसका मतलब क्या है कि इनके दोस्तों हमारा जो परमाणु क्रमांक है, जो परमाणु संख्या है, वो दोनों इक्वल है। क्योंकि दोस्तों हमारी जो आवर्त सारणी होती है उसके अंदर दोस्तों जो तत्वों को स्थान दिया जाता है वो स्थान किसके आधार पर दिया जाता है, इसके परमाणु क्रमांक के आधार पर। जिसका परमाणु क्रमांक पहले यानी कम होता है उसको पहले स्थान दिया जाता है, जिसका अधिक होता है उसको बाद में। तो दोस्तों जो तत्व एक ही स्थान पर आते हैं उसको अपन बोलते हैं समस्थानिक। या दोस्तों यानी इनके जो रासायनिक एक ही स्थान पर आने वाले तत्वों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो भी समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी वाला यानी समस्थानिक है। दोस्तों याद रखना जब द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो वे और एवं उनके रासायनिक गुण समान हो। रासायनिक गुण समान होने का मतलब है कि इनका परमाणु क्रमांक सेम है, और परमाणु क्रमांक यदि समान है तो इसका मतलब है कि वह समस्थानिक है, यानी एक ही स्थान पर वह स्थापित किए जाते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो 43 क्वेश्चन है इसके अंदर आपको पूछा गया है कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसका निर्धारण करती है। दोस्तों हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, जो न्यूक्लियर बॉन्डिंग एनर्जी होती है, वो आपको बतानी है किसको डिटरमाइन करती है यानी निर्धारण करती है। तो इसका राइट हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी वाला यानी स्थायित्व है। देखिए दोस्तों जो भी हमारा नाभिक ऐसा हो जिसकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा अधिक हो तो इसका मतलब क्या है कि वह अधिक स्थायी होगा। जिसकी दोस्तों नाभिकीय बंधन ऊर्जा कम हो वह कम स्थायी होगा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मतलब क्या है कि दोस्तों हमारे कोई भी दो अलग अलग नाभिक है, इन दोनों को मिलाकर यदि एक नाभिक बनाया जाता है तो दोस्तों क्या होता है कि इसको बनाने के लिए कुछ हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसी एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। यदि दोस्तों इसको बनाने में अधिक एनर्जी की आवश्यकता लगी हो तो दोस्तों जाहिर सी बात है इसको तोड़ने भी हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, यानी दोस्तों यह अधिक स्थायी होगा यदि इसकी न्यूक्लियर एनर्जी का मान अधिक होगा, यानी इसको ब्रेक करने के लिए हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा स्थायित्व यानी ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है, न्यूक्लियर बॉन्डिंग एनर्जी होती है, वो किसका निर्धारण करती है, स्थायित्व का। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 44 क्वेश्चन है। 44 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम के में विखंडनीय पदार्थ था। दोस्तों आपको पता होगा कि 1945 के अंदर जो हमारा जापान का एक नागासाकी स्थान है वहाँ पर 1945 के अंदर परमाणु बम गिराया गया था यानी एटम बम गिराया गया था। तो आपको बताना कि उस समय दोस्तों जो एटम बम गिराया गया था उसके अंदर जो विखंडनीय पदार्थ था वो किसका था, यूरेनियम का था, नेपच्यूनियम का था, या ब्रिकेलियम का था, या प्लूटोनियम का था। तो दोस्तों याद रखना जो नागासाकी के अंदर जो एटम बम गिराया गया था 1945 के अंदर, उसके अंदर जो विखंडनीय पदार्थ था वो क्या था, प्लूटोनियम था। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। और दोस्तों ये भी याद रखना जो हमारी नाभिकीय भट्टी होती है उसके अंदर जो हमारा विखंडनीय पदार्थ होता है उसके अंदर क्या होता है, यूरेनियम होता है। तो याद रखना नागासाकी में जापान पर जो बम गिराया गया था उसके अंदर विखंडनीय पदार्थ क्या था, वो था प्लूटोनियम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो 45 क्वेश्चन है इसके अंदर आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन अधिक अस्थायी है। यानी दोस्तों आपको चार कण दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं एल्फा कण। आपको बताना कि इनमें से कौन सा अस्थायी कण है, सबसे अधिक अस्थायी है। अब तो दोस्तों इसका राइट आपको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपने सी ऑप्शन नंबर चुन रखा है, न्यूट्रॉन। तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो न्यूट्रॉन होता है वो सबसे अधिक अस्थायी कण होता है। इसका दोस्तों जो आयु होती है, जो माध्य आयु होती है, वो 32 सेकेंड की होती है, ओनली 32 सेकेंड होती है। इसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि यह एक
इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन एवं एक जो एंटी न्यूट्रॉन होता है दोस्तों, इन दोनों तीनों कणों के अंदर यह विखंडित हो जाता है और यह नष्ट हो जाता है। तो याद रखना दोस्तों, हमारा जो सबसे अधिक अस्थायी कण होता है वो होता है न्यूट्रॉन। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 46 क्वेश्चन हमें है, इसके अंदर आपको बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक की भांति कार्य करता है। दोस्तों हमारा जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, जो नाभिकीय भट्टी होती है, उसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो यूरेनियम विखंडित होता है, तो उसके साथ पता है कि 3 हमारे न्यूट्रॉन भी हमारे उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों जो न्यूट्रॉन होते हैं, यदि उनकी वेलोसिटी का मान बहुत अधिक हो जाता है, यानी कि इनकी जो तीव्र गति से करते हैं, तो दोस्तों यदि तीव्र गति से करेंगे तो यूरेनियम का बहुत यानी अधिक यानी विखंडित करेंगे। तो दोस्तों इसकी यानी कि जो हमारी गति है उसको नियंत्रित करने के लिए आपको बताना है कि किसका काम ही लिया जाता है, यानी इनको मंदक यानी इसकी गति को मंदक करने के लिए किसका काम करते हैं वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी भारी जल। दोस्तों याद रखना, जो नाभिकीय रिएक्टर के अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी स्पीड को नियंत्रित करने के लिए यानी मंदक करने के लिए, कम करने के लिए जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है भारी जल। और दोस्तों इनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए जो काम में लिया जाता है वो ली जाती है कैडमियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा आपका भारी जल। दोस्तों याद रखना, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। एक तो क्या कि यदि दोस्तों हमारा जो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं, यदि उनकी वेलोसिटी का मान हमारा अधिक हो जाता है तो इसको नियंत्रित करने के लिए तो भारी जल का उपयोग किया जाता है। जब न्यूट्रॉन की संख्या का मान बहुत अधिक हो जाता है तो क्या करते हैं कि दोस्तों कैडमियम की छड़ होती है उसको अंदर यानी खिसका देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो कैडमियम की छड़ होती है वो न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेती है और न्यूट्रॉन की संख्या हमारी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाले ने भारी जल। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 47 क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया है कि भारी पानी होता है, यानी दोस्तों हमारा जो नाभिकीय रिएक्टर के अंदर जो नियंत्रित यानी दोस्तों इसको मंदक के रूप में जो काम में लिया जाता है वो होता है हमारा भारी जल। तो आपको बताना कि दोस्तों भारी जल होता क्या है, कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल होता है उसको भारी जल कहते हैं, या ड्यूटोरियम व एवं ऑक्साइड का जो यौगिक होता है उसे अपन भारी जल कहते हैं, या भारी ऑक्सीजन या भारी हाइड्रोजन का यौगिक, या पानी जिसमें साबुन जाग नहीं देता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों याद रखना, वह साबुन जो यानी वह पानी जो साबुन को मिलाने पर वह झाग नहीं देता, वही हमारा भारी जल होता है। भारी जल में क्या होता है कि दोस्तों हमारी अशुद्धि अधिक होती है, जैसे हमारे जो सोडियम यानी दोस्तों हमारे जो लवण होते हैं उनकी मात्रा होती है इसके अंदर, तो क्या होता है कि इसको अपन भारी जल बोलते हैं। इसे दोस्तों अपन कपड़े भी आसानी से नहीं धो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। वो दोस्तों यही जो भारी पानी होता है, यही हमारा जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसके अंदर मंदक के रूप में काम में ली जाती है। अब आपके लिए 48 क्वेश्चन है। हमारा जो 48 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया है कि एक नाभिक पर उच्च चाल से गतिमान न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो प्राप्त एक नाभिक रेडियो सक्रिय है, इस घटना को कहते हैं। आपको क्या पूछा गया कि दोस्तों आपके पास एक हमारा नाभिक है, यदि उस पर न्यूट्रॉनों की यानी अधिक यानी गतिशील न्यूट्रॉन की यदि बौछार की जाती है, बमबारी कराई जाती है, तो आपको बताने की जो हमारा नया नाभिक प्राप्त होता है, जो नाभिक रेडियो सक्रिय होता है प्राप्त हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, यानी दोस्तों ये जो फिनोमिना है इसको अपन क्या कहेंगे ये आपको बताना है। दोस्तों यदि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, रेडियो सक्रियता और विखंडन में अंतर क्या है। दोस्तों रेडियो सक्रिय का मतलब क्या है कि कोई भी हमारा नाभिक है, यदि यह दोस्तों अस्थायी है तो क्या करेगा दोस्तों, ये अपने आप एल्फा बीटा एवं जो गामा कण है उनको उत्सर्जित करता है और फिर क्या होता है कि यह स्थायी नाभिक में चेंज हो जाता है। यानी कि दोस्तों यह अपने आप होती है, यह स्वतः प्रक्रिया होती है, यह तो होती है हमारी रेडियो सक्रियता। लेकिन दोस्तों जब इस पर यानी अपन न्यूट्रॉन को बौछार कराने पर जब इसको अपन अलग यानी छोटे छोटे नाभिकों में चेंज कराते हैं, यानी दोस्तों एक नाभिक है वो यानी कोई भी कण उत्सर्जित नहीं कर रहा है और इस पर यदि न्यूट्रॉनों की बौछार करा करके या फिर इसको अलग अलग 2 छोटे छोटे नाभिकों में तोड़ा जा रहा है, तो उसका मतलब क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे विखंडन। और दोस्तों यदि यह प्रक्रिया स्वतः हो रही है यानी यह स्वतः ही अल्फा बीटा गामा कण उत्सर्जित कर रहा है, तब यह कण कहलाएगा हमारा रेडियो सक्रियता, यानी फिनोमिना क्या कहलाएगा, रेडियो सक्रियता। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों एक हमारा वर्ड और होता है कृत्रिम रेडियो सक्रियता, ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि जब दोस्तों न्यूट्रॉन के जगह अपन कोई अन्य यानी दोस्तों जो हल्के हमारी कण होते हैं या फिर अपन बोलते हैं दोस्तों हमारे जो रेडिएशन होती है यानी जो विकिरण होती है उनके द्वारा यदि अपन इसको रेडियो सक्रिय उत्पन्न करते हैं तो ये होता है हमारा कृत्रिम रेडियो सक्रिय। यदि हमारा न्यूट्रॉन काम में लिया जा रहा है बमबारी के रूप में तो हमारा होता है विखंडन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा विखंडन, ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 49 क्वेश्चन है। हमारा जो 49 क्वेश्चन है इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि सूर्य में ऊर्जा मुख्यतः उत्पन्न होती है, यानी दोस्तों हमारा जो सन होता है उसके अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है वो आपको पता नहीं किसके कारण होती है। तो दोस्तों याद रखना, सूर्य के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है तो पहले तो बात तो ये याद रखना ये संलयन के कारण होती है। लेकिन दोस्तों संलयन भी हमें हमारे 2 दिए हुए हैं, एक तो ये संलयन दिया हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन का दिया हुआ है। तो दोस्तों याद रखना, सूर्य के अंदर जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर दोस्तों 4 हाइड्रोजन से मिलकर एक हीलियम बनता है,
यानी हाइड्रोजन परमाणु का संलयन होकर जो अब है वो हीलियम बनाते हैं, तब हमारी सूर्य से एनर्जी उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि सूर्य से एनर्जी उत्पन्न होती है संलयन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, रेडियो सक्रियता के द्वारा, या फिर और किसी के द्वारा। मान लेते हैं तीसरा ऑप्शन आपको और कुछ दे देता है। तो दोस्तों याद रखना, पहले तो संलयन के कारण होती है। और दोस्तों संलयन भी किन किन का होता है ये भी आपको याद रखना होगा कि हाइड्रोजन परमाणु का संलयन होता है और वह हीलियम में परिवर्तित होते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब 15 क्वेश्चन है दोस्तों, 50 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। इसको भी बताइए आप दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। इसमें आपको पूछा गया कि दोस्तों हमारे जो नाभिक के विखंडन की खोज की थी वो किसने की थी। ओटो हॉन ने एवं एफ स्ट्रामेन ने, या फर्मी ने, या बिथे ने, या रदरफोर्ड ने। दोस्तों याद रखना जो नाभिक के विखंडन है इसकी जो खोज की थी वो की थी ओटो हॉन एवं एस स्ट्रासमैन ने। यानी दोस्तों हमारा जो कोई भी एक नाभिक पर यदि तीव्र गति से इस पर यदि न्यूट्रॉनों की बौछार करवाई जाती है तो यह छोटे छोटे नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है, इसे अपन विखंडन कहते हैं। और यह जो है फिनोमिना की दोस्तों जिसने खोज की थी वो वैज्ञानिक कौन थे, ओटो हैन एम स्ट्रासमैन ने। दोस्तों इन दोनों को याद रखना। इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा गया है न्यूट्रिनो एक ऐसा कण होता है जो आवेशित तथा इसमें चक्रण होता है, या आवेशित तथा चक्रण नहीं होता है, आवेशित रहित तथा चक्रण होता है, या आवेश रहित तथा इसमें चक्रण नहीं होता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो न्यूट्रिनो कण होता है वो आपको बताना किस प्रकार से होता है, यानी आवेश रहित होता है या चक्रण रहित होता है। दोस्तों याद रखना जो हमारा न्यूट्रिनो होता है उस वह एक आवेश रहित कण होता है तथा इसके अंदर चक्रण पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारा न्यूट्रिनो होता है उस पर यानी चार्ज नहीं पाया जाता और ये इसके अंदर चक्रण पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 52 क्वेश्चन है। इसके अंदर दिया हुआ है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल मंदक के रूप में उपयोग में लाया जाता है, तो मंदक का कार्य होता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसके अंदर न्यूट्रॉनों का जो मंदक के लिए दोस्तों मंदक के रूप में जो काम में लिया जाता है वो भारी जल काम में लिया जाता है। तो मंदक का मतलब क्या है कि दोस्तों मंदक का कार्य क्या होता है ये आपको बताना है कि रिएक्टर में मुक्त ऊर्जा को नियंत्रित करना, या न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके श्रृंखला को अभिक्रिया को रोकना, या रिएक्टर को तेजी से ठंडा करना, या न्यूट्रॉनों को तापीय ऊर्जाओं तक धीमा करना। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि न्यूट्रॉनों की संख्या का मान अधिक हो जाता है तो उनकी संख्या को नियंत्रित करके दोस्तों इस अभिक्रिया को रोका जाता है, वो किया जाता है कैडमियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी के लिए दोस्तों हमारे यहाँ पर कैडमियम होता, यानी ये नियंत्रक का कार्य होता है। और दोस्तों मंदक का कार्य क्या होता है कि जब यानी कि जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी वेलोसिटी का मान दोस्तों बहुत अधिक हो जाता है, तो इसकी वेलोसिटी को मान को कम करने के लिए यानी दोस्तों इसको तापीय एनर्जी तक धीमा करने के लिए जो काम में लिया जाता है वो कार्य होता है हमारा मंदक का कार्य है, और इसके रूप में कार्य लिया जाता है भारी जल काम में लिया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों नाभिक की रिएक्टर होता है उसके अंदर जो भारी जल होता है वो मंदक के रूप में काम में लिया जाता है, या मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो मंदक का कार्य क्या होता है, यानी भारी जल का कार्य होता क्या है, उसका कार्य होता है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं, ये न्यूट्रॉन होते हैं उनकी वेलोसिटी को धीमा करने के लिए जो काम में ली जाती है उस यही कार्य होता है हमारा मंदक का। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 53 क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि चंद्रमा के तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर एक नाभिकीय बम विस्फोट कराया जाता है, तो चंद्रमा पर विस्फोट की ध्वनि। दोस्तों आपको बतानी है कि एक चंद्रमा है उसके 200 मीटर ऊंचाई पर दोस्तों एक यानी नाभिकीय बम विस्फोट कराया जाता है। तो आपको बताना कि चंद्रमा पर विस्फोट की ध्वनि है वो विस्फोट देने के पूर्व सुनाई देगी, या किस उसी समय सुनाई देगी, या विस्फोट देने के बाद तक नहीं सुनाई देगी, या सुनाई नहीं देगी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी वाला, यानी सुनाई नहीं देगी। क्योंकि दोस्तों याद रखना जो हमारी चंद्रमा है एवं जो पृथ्वी है इसके मध्य दोस्तों कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है, और हम जानते हैं ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दोस्तों बीच में कोई भी माध्यम नहीं होने के कारण तो चंद्रमा पर जो विस्फोट की ध्वनि है वो हमें नहीं सुनाई देगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 54 क्वेश्चन है, जो 54 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा गया है कि संलयन अभिक्रिया उच्च ताप पर होती है क्योंकि। यानी दोस्तों हमारी जो संलयन की अभिक्रिया होती है, यानी दोस्तों छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, इसको अपन संलयन की क्रिया बोलते हैं या अभिक्रिया बोलते हैं। यह दोस्तों उच्च ताप पर होती है। वो आपको बताना है किस कारण होती है। परमाणु उच्च ताप पर आयनीकृत होते हैं, या उच्च
अणु उच्च ताप पर विखंडित होते हैं या नाभिकीय उच्च ताप पर विखंडित होते हैं या नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ऊर्जा पर्याप्त होती है। दोस्तों हम जानते हैं हमारे जो नाभिक होते हैं उनके अंदर जो नाभिक पर पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। यदि दोस्तों इनका संलयन करने के लिए हमें इसको नज़दीक लाना होगा, लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रिक बल के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसके कारण दोस्तों अपन क्या करते हैं, इसके उच्च ताप पर दोस्तों इसको स्टार्ट किया जाता है नाभिकीय संलयन के कारण। तो क्या होता है कि दोस्तों इसके अंदर उच्च एनर्जी होती है और वो एनर्जी क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो प्रतिकर्षण बल है उसके विरुद्ध कार्य करती है और यह संलयनित हो जाते हैं। और दोस्तों जैसे ही इसके यानी डिस्टेंस अपन 10 की पावर माइनस 15 मीटर से कम कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा नाभिकीय बल कार्य करने लग जाता है और हमारा जो प्रतिकर्षण बल है वो नाभिकीय बल से कम हो जाता है और एक हमारा नाभिक बन जाता है। तो इस प्रकार से याद रखना दोस्तों, नाभिकीय संलयन की क्रिया है दोस्तों वह उच्च ताप पर होती है, क्योंकि नाभिकों के मध्य दोस्तों प्रतिकर्षण बल है उसके विरुद्ध गतिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी दोस्तों ये दो छोटे छोटे नाभिक है इन दोनों के यानी कि प्रतिकर्षण बल लगेगा, विद्युत बल है, उनको यानी दोस्तों इसको यानी कि गतिज काइनेटिक एनर्जी अपन देते हैं उच्च ताप पर, जिससे कि यह संलयनित हो जाते हैं और हमारा जो विद्युत बल होता है वो हमारा उससे अधिक इसके पास यानी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और यह संलयनित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 55 नंबर का क्वेश्चन है। जो 55 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछा गया है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित रहता है। दोस्तों हमारी जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, जो नाभिकीय रिएक्शन होती हैं, उसके अंदर आपको बताना है कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है या एनर्जी संरक्षित रहता है या मोमेंटम होता है या तीनों ही रहते हैं। दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों देखिए जो हमारी नाभिकीय अभिक्रिया होती है वो यानी दो नाभिक है दोस्तों, ये दो नाभिक जुड़कर एक नाभिक बनाते हैं। दोस्तों ये हमारी एक यानी निकाय की क्रिया हो रही है, इस पर दोस्तों अपन कोई भारी यानी बल या कोई कार्य नहीं करते हैं, जिससे क्या होगा कि दोस्तों इसके यानी कोई निकाय है पूरा, इसका अंदर जो हमारा दोस्तों जो भी क्वांटिटी है वो सभी संरक्षित रहती है। यानी दोस्तों इनका जो द्रव्यमान होगा वो भी हमारा संरक्षित रहेगा, एनर्जी यानी दोस्तों इस पर यानी कोई भी भारी बल नहीं लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यह सभी संरक्षित रहेंगे। दोस्तों हमारे नाभिकीय अभिक्रिया क्या होता है कि दो छोटे नाभिक होते हैं उनसे एक बड़ा नाभिक बनता है। यानी दोस्तों ये क्रिया सिर्फ इन तीनों के मध्य में हो रही है, इसे पर कोई बाह्य भारी बल नहीं लगाया जा रहा है, तो इसका राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 56 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ कि हाइड्रोजन बम की क्रियाविधि निम्न में से किसके आधार पर होती है। दोस्तों हमारे जो हाइड्रोजन बम होता है उसकी जो क्रियाविधि आपको बतानी कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाभिक के विखंडन पर या प्रोटोनों के संलयन पर या ड्यूटेरियम एवं टाइटेरियम के संलयन पर या न्यूट्रॉन के संलयन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन में बताना कि हमारा जो हाइड्रोजन बम होता है इसकी दोस्तों जो क्रियाविधि होती है इसकी वह किस पर आधारित होता है। दोस्तों याद रखना जो हमारा हाइड्रोजन बम होता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं उनका संलयन होता है, यानी दोस्तों हाइड्रोजन बम संलयन पर आधारित होता है, ये याद रखना। और इसके अंदर दोस्तों हमारे जो हाइड्रोजन होते हैं इसके समस्थानिकों का संलयन होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों ए वाले में आपको विखंडन दिया हुआ है, इसको ए वाला मत कर देना, क्योंकि दोस्तों हमारे ड्यूटेरियम और टाइटेरियम होते हैं ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। जब इनका संलयन होता है तो संलयन होने पर ही दोस्तों हमारा जो हाइड्रोजन बम होता है उसका विस्फोट होता है। तो इस प्रकार से याद रखना जो हाइड्रोजन बम होता है उसका जो विस्फोट होता है वो किस क्रियाविधि के आधार पर होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर सी के अनुसार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो 57 क्वेश्चन है इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों हमारे जो सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है, वो होता है हमारा संलयन के द्वारा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो सौर ऊर्जा है यानी जो सूर्य होती है उसके हाइड्रोजन यानी जो नाभिक होते हैं उनका संलयन होकर एक हीलियम का नाभिक बन जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो एनर्जी उत्पन्न होती है वही हमारी सौर ऊर्जा होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको जो 58 क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ कि तेज न्यूट्रिनो की गति को आसानी से धीमा किया जा सकता है। यानी दोस्तों हमारा जो तेज यानी न्यूट्रिनो है जो न्यूट्रॉन है वो आपको बताना है कि उसकी गति को अपन किस प्रकार से धीमा कर सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इनके अपन जो भारी जल होता है उसे यदि इनको गुजारते हैं तो इसके जो वेलोसिटी का मान होता है या जो इसकी काइनेटिक एनर्जी का मान होता है वो कम हो जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी तेज न्यूट्रॉनों की गति को जो आसानी से अपन धीमा करेंगे, तो धीमा करने के लिए क्या करेंगे, उसको यानी पानी से गुजारना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो 59 क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि श्रृंखलन अभिक्रिया जारी होती है। दोस्तों हमारी जो श्रृंखलन अभिक्रिया होती है यदि उसको जारी रखना होता है तो आपको बताना है कि किस प्रकार से अपन इसको जारी रखेंगे। अधिक द्रव्यमान शक्ति के कारण, अधिक ऊर्जा के कारण या विखंडन में अधिक न्यूट्रॉनों के उत्पन्न होने के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों क्या होता है कि हमारा कोई एक यूरेनियम है, यदि दोस्तों अपन इसका विखंडन कर रहे हैं तो दोस्तों इसके विखंडन में क्या है कि अधिक यानी दोस्तों और न्यूट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो कोई दूसरा यानी कि हमारा नाभिक है ये न्यूट्रॉन उसका विखंडन करेंगे और इसके अंदर दोस्तों हमारे और अधिक न्यूट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। फिर ये न्यूट्रॉन क्या करते हैं कि हमारा और अधिक यानी कि
और जो नाभिक है उसका भी खंडन करते हैं। यानी इस अभिक्रिया को दोस्तों जारी रखने के लिए क्या होता है कि दोस्तों हमारे जो न्यूट्रॉन होते हैं उनका मान अधिक होना चाहिए। तो यानी संलग्न अभिक्रिया को जारी रखने के लिए जो विखंडन में जो न्यूट्रॉन है दोस्तों वो अधिक उत्पन्न होने के कारण क्या होगी, वह अभिक्रिया जारी रहेगी, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कम नहीं होगी। और हम जानते हैं विखंडन के लिए हमें न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए 60 नंबर का क्वेश्चन है। जो 60 नंबर का क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो दोस्तों याद रखना, जो हाइड्रोजन होते हैं उनके दो परमाणु मिलकर यदि एक हीलियम बनाते हैं तो यानी हाइड्रोजन से हीलियम बनना हमारा नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। बल्कि दोस्तों यूरेनियम से बोरियम और क्रिप्टोन का मतलब क्या किया है, एक विखंडन का उदाहरण है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो यूरेनियम है और जो बोरियम है ये दोस्तों यानी दोस्तों यूरेनियम क्या है कि बोरियम और क्रिप्टोन में विखंडित होता है, यानी दोस्तों यह विखंडन का उदाहरण है। और दोस्तों यूरेनियम का प्लूटोनियम बनना यह भी विखंडन का है। या हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से पानी का बनना दोस्तों ये हमारा संलयन का नहीं है, हमारी और भी संयोजन अभिक्रिया है उसका उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों आज के लिए जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। दोस्तों आपको बताना कि नाभिकीय रिएक्शन होती है, हमारी कोई भी नाभिकीय रिएक्शन होती है उसके अंदर जो नया नाभिक बनता है तो इसके दौरान आपको बताना है कि कौन कौन सी राशि संरक्षित रहती है, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, एनर्जी, या तीनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों याद रखना, कोई भी आपको रिएक्शन दी हुई हो तो दोस्तों उस रिएक्शन के अंदर जो हमारे जो परमाणु क्रमांक हो जाए, परमाणु संख्या है वो भी तीनों संरक्षित रहते हैं। और दोस्तों इसका जो द्रव्यमान संख्या हो वो भी संरक्षित रहती हैं। और दोस्तों एनर्जी का मान होता है वो भी हमारी संरक्षित रहती है। यदि दोस्तों इसका जो एनर्जी में कमी होती है तो दोस्तों वो यहाँ पर एनर्जी यानी मुक्त हो जाती है। यानी दोस्तों टोटल यदि अपन देखते हैं कि नाभिकीय अभिक्रिया में तीनों ही हमारी क्वांटिटी संरक्षित रहती हैं। तो इसका भी राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। और दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है वो कंप्लीट होता है। मैंने दोस्तों आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के 61 क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसके दोस्तों हमारे कोई 20 से 25 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, उसको अपन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक्स से। तो इस प्रकार से दोस्तों आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, हम आपको रेगुलर चैप्टर वाइज एमसीक्यू इसी प्रकार से सोल्व करवाते रहेंगे। तब तक दोस्तों हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।